के जो मुख्य वक्ता हैं वो प्रकाश डालेंगी। उमा जी मेहता। तो थोड़ा विलक्षण लगा ना इस तरह का व्यक्तित्व, मैंने आपने सुना नहीं होगा इस तरह का कभी। तो ये उनकी पृष्ठभूमि थी। तो आइए इस पृष्ठभूमि के साथ उमा जी मेहता को। वीरेंद्र जैन के संदर्भ में उनके परिचय के बारे में हम बात नहीं करेंगे, उनसे आगे की हम चर्चा जो है वो आज करने वाले हैं। वीरेंद्र जैन के उपन्यासों में युग चेतना, इस संदर्भ में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो उपन्यास जो है वो हमारे समाज की जो वास्तविकता है, जो कच्चा चिट्ठा है, उसको खोलकर रखता है और उसका बहुत ही सूक्ष्म रूप में वर्णन उपन्यास करता है। तो एक वीरेंद्र जैन के जितने भी उपन्यास हैं, उन सभी उपन्यासों को अगर हम देखें तो उन्हें बारी-बारी से सम्मानित किया गया है, बहुत सारे सम्मानों से नवाजित किया गया है। तो हमारे ज़हन में एक सवाल उठता है कि आखिरकार वीरेंद्र जैन ने अपने उपन्यासों में ऐसा क्या लिखा होगा जिसकी वजह से उन्हें इतना सम्मानित किया गया है? एक प्रश्न चिन्ह मन में उत्पन्न होता है और तीव्र संवेदना उनके उपन्यासों में हमें देखने को मिलती है। जब हम उन उपन्यासों को पढ़े तो समाज के जीवन का यथार्थ, जीवन की जो वास्तविकता है, वो बहुत ही गहराई में जाकर उन्होंने अपने उपन्यासों में दर्ज की है। तो उनके उपन्यासों में युग चेतना समझने से पहले हम युग चेतना शब्द का अर्थ समझेंगे। युग चेतना शब्द जो है वो दो शब्द के योग से बना है। एक तो है युग और दूसरा है चेतना। युग का अर्थ है काल, समय अथवा एक निश्चित समय खंड। युग की अपनी कोई निश्चित समय रेखा नहीं होती है, बल्कि वो तो एक नदी के प्रवाह की भांति जो है वो चलता ही रहता है। लेकिन जिस युग में जो परिस्थितियां, जो प्रवृत्तियां अधिक महत्व पा जाती हैं, कोई लेखक है उसकी संवेदना अगर अधिक रूप में हमारे सामने आती है, तो उस निश्चित युग को, निश्चित कालखंड को हम एक नाम देते रहते हैं। जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, अथवा तो परिस्थितियों को केंद्र में रखे, प्रवृत्तियों को केंद्र में रखे तो छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, इन सभी को हम ले सकते हैं। तो युग मतलब एक निश्चित कालखंड, समय रेखा। चेतना को अगर हम ले तो चेतना जो है वो एक मन की विशेष अवस्था है। चेतना का संबंध अगर हम देखें तो अंग्रेजी में इसे कॉन्शसनेस कहते हैं, कॉन्शसनेस। चेतना का अर्थ चैतन्य, रमन, होश, बुद्धि, चेत, जीव शक्ति, जीवनी, इन सभी को लेकर भी हम बात कर सकते हैं। संस्कृत के मनीषियों ने चेतना को एक विशेष प्रकार की जो प्रज्ञा है उससे संबोधित किया है। मतलब मन की एक जागृत अवस्था, मन की एक सभान अवस्था। तो सवाल उठता है कि युग चेतना मतलब क्या? तो युग चेतना मतलब हमारा जो युग है, जिस युग में हम मौजूद हैं, उस युग की जो बातें हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं अथवा तो आपके स्वयं के जो हक हैं, जो अधिकार हैं, उन सभी के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की सभान अवस्था। मतलब आपके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन सभी को लेकर जब हम विस्तृत रूप में और बहुत ही सूक्ष्म रूप में सोचे तो उन सभी बातों को हम युग चेतना के रूप में ले सकते हैं। वीरेंद्र जैन ने अपने सभी उपन्यासों में कहीं न कहीं जीवन की वास्तविकता और खास करके स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है, वो कौन-कौन सी समस्याओं को झेल रहा है। स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है,
वो कौन सी परियोजनाओं के तहत परेशान हो रहे हैं, खास करके आम आदमी, गांव के लोग कौन कौन सी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, इन सभी का वास्तविक चित्रण वीरेंद्र जैन ने किया है। तो ये वास्तविकता आती कहाँ से है? तो वास्तविकता, उन्होंने ये सब अपने जीवन में झेला है, खुद इन सब का अनुभव किया है, और अनुभव से संवेदनाओं में तीव्रता आती है। आपकी लेखनी तभी तीव्र बनती है जब उन सारी बातों से, उन सारे अनुभवों से अगर आप पसार होते हैं। ऐसे ही कल्पना के घोड़े दौड़ाने से संवेदनाओं की तीव्रता नहीं आती, उपन्यासों में सच्चाई कभी नहीं आती, और सच्चाई अगर लानी है तो अनुभवों से पसार होना पड़ता है। वीरेंद्र जैन, उन्होंने अपने जीवन के दौरान जिन जिन समस्याओं को झेला, चाहे वो प्रकाशन जगत की समस्या हो, चाहे अपने गांव की समस्या हो, उन सभी को करीब से देखा, जाना, समझा। विभिन्न परियोजनाओं के तहत गांव के लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, उन सभी को समझा, और उसी को अपने उपन्यासों में उन्होंने स्थान दिया है। उनके उपन्यासों के अंतर्गत हम अलग अलग युग चेतना को देखें, उससे पहले कौन कौन से उनके उपन्यास हैं ये हम देखते हैं। वीरेंद्र जैन के प्रमुख उपन्यासों में है सुरेखा पर्व, अनातीत, प्रतीक एक जीवनी, शब्दबद्ध, उसके हिस्से का विश्वास, सबसे बड़ा सिपहिया, रुका हुआ फैसला, डूब, पार, तलाश, शुभस्य शीघ्रम, प्रतिदान, पंचनामा, पहला सप्तक, जिसके अंतर्गत 7 लघु उपन्यास, मतलब छोटे छोटे उपन्यास जो हैं उसका पूरा ये संग्रह है। गैल और गान और दे ताली, ये सारे उनके उपन्यास हैं जो समाज की विभिन्न समस्याओं से हमें अवगत कराने का काम करते हैं। उनके सबसे प्रमुख उपन्यासों में अगर हम देखें तो डूब और पार, ये दोनों उपन्यास जो हैं वो सच में पढ़ते वक्त पाठकों के हृदय को छू जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति का उसमें निर्माण हुआ है कि पढ़ते वक्त हमारी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये हमारे आसपास की ही स्थिति है, यही हमारा समाज है। वीरेंद्र जैन ने अपने उपन्यासों में सामाजिक चेतना को ध्यान में रखा है। अपने समाज में उस युग में जो भी हो रहा है उसको केंद्र में रखा। शोषित नारी, उसको उन्होंने अपने उपन्यासों में स्थान दिया है। स्त्री उत्पीड़न और बलात्कार, गलत परंपराओं का और रूढ़ियों का स्त्रियां किस तरह से भोग बनती हैं, उसको उन्होंने विशेष रूप से उजागर करने का प्रयास किया है। विस्थापन की त्रासदी, प्रेम और उससे उत्पन्न जो उत्पीड़न है उसको उन्होंने अपने उपन्यासों में दर्ज किया है। विवाह प्रथा, दहेज प्रथा, और इसके अलावा अनाथ बच्चों की जो दुर्दशा है उसको भी उन्होंने अपने उपन्यासों में रूबरू करवाने का प्रयास किया है। अनाथ आश्रम में किस तरह सामाजिकता के नाम पर बच्चों के साथ अन्याय हो रहे हैं, इसको उन्होंने बखूबी रूप से उभारने का प्रयास किया है। उनके डूब उपन्यास में अगर हम देखें तो विस्थापन की जो त्रासदी है वो हमारे दिल को छू जाती हैं। उन्होंने इस गांव में जो डूब उपन्यास है उसमें ग्रामीण संस्कृति का निरूपण किया है। इस ग्रामीण संस्कृति के निरूपण के साथ साथ उन्होंने बताया कि ये लड़ई नामक गांव, डूब उपन्यास में लड़ई गांव का उल्लेख है जो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, और लड़ई नामक गांव में बांध परियोजना आई, अलग अलग परियोजनाएं आई सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के बाद, और उन परियोजनाओं का उस गांव के ऊपर और उस आसपास के क्षेत्रों के ऊपर क्या असर होता है, ये वास्तविकता हमारे सामने डूब उपन्यास जो है उसमें बताई गई है।
राजघाट नामक जो स्थान है, बेतवा नदी के राजघाट नामक स्थान के ऊपर बांध परियोजना अमल में लाई गई सरकार के द्वारा, और इस परियोजनाओं को और उस क्षेत्र को नाम दिया गया डूब क्षेत्र। पूरे उस क्षेत्र को नाम दिया डूब क्षेत्र, और डूब क्षेत्र के आसपास में तकरीबन 7 से 8 गांव जो हैं वो उस क्षेत्र में आ गए थे। अब जब ये परियोजना उस गांव में आई तो लोगों को एक आशा बंधी कि अरे भाई ये परियोजना आई है हमारे गांव में, तो अब जो मजदूर हैं उनको मजदूरियां मिलेंगी और हमें हमारा जो गांव है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, हमारा विकास होगा, बांध बनेगा यहाँ पर, तो जो खेत में किसान हैं उनको भी फायदा होगा और हम जो है वो प्रगति की राह पर निकल पड़ेंगे। मतलब लोग बहुत आशावान थे इस परियोजनाओं से लेकर। तो इंतजार करने लगे कि कैसे कैसे ये परियोजना आगे बढ़े और हमारा गांव आगे बढ़े। लेकिन सबसे पहले उनकी जो पहली आशा थी वो टूट गई कि इस परियोजना के तहत हमें मजदूरी मिलेगी। तो सरकार ने उस गांव के मजदूरों को मजदूरी नहीं दी, बल्कि उन्होंने अलग ही मजदूर रखे वहां पर। दूसरी बात ये सामने आई कि बांध परियोजनाओं के तहत जितने भी कृषक थे, उनकी जमीन, उनके खेत, उनके कुएं, उनके मकान उनसे छीन लिए गए, हड़प लिए गए और बताया गया कि इसके एवज में आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता और उनसे बिना पूछे, उनकी इजाजत के बगैर उनसे उनके मकान, घर, कुएं सब ले लिए जाते हैं। तो देखिए एक विस्थापन की जो स्थिति है वो यहाँ पर उपस्थित होती है। अब हर एक मनुष्य अपने गांव से जुड़ा होता है, अपने घर और परिवार से जुड़ा होता है, खेत कुओं से जुड़ा होता है। लेकिन अब ये इस गांव के किसान अब जाए तो कहां पर जाए, एक सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। और उसमें भी किसान तो अपने खेत से जुड़ा हुआ होता है, मजदूरी से जुड़ा हुआ होता है, तो मजदूरी से तो नहीं ही मिलती, बल्कि उनके खेत भी उनसे छीन लिए जाते हैं। तो एक सबसे बड़ी जो त्रासदी है वो उत्पन्न होती है। बांध धीरे धीरे बनने लगता है, लोगों को लगा कि कोई बात नहीं, और आगे कुछ नई इस परियोजना के तहत हमें फायदा होगा। लेकिन उस गांव का एक सरपंच है जिसका नाम है माते। माते बहुत ही जागरूक व्यक्ति है। उससे सरकार से और उसकी ये बांध परियोजना है उससे बहुत ही आशा थी कि शायद हमारे जो गांव है उसमें कुछ नई बातें होगी, क्योंकि वो गांव का सरपंच है माते, तो वो सब इन सारी परिस्थितियों को देख रहा है। लेकिन एक दिन अचानक माते को ये खबर मिलती है कि जो बांध सरकार ने बनाया था उस बांध के इस वाले टीले में एक दरार पड़ गई है, और उस दरार के टूटने की वजह से बांध का जो पूरा पानी है वो आसपास के क्षेत्रों में फैल गया है और पूरे के पूरे गांव जो हैं वो बांध के पानी के साथ लीन लिए गए। मतलब उसके साथ पशु और जितने भी मनुष्य हैं, खेत हैं, वो सब उसके साथ साथ जो है वो बहने लगे, मकान सब उसके साथ बह गए। और जब माते को ये पता चलता है तो वो भागते हुए, दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, लोगों को बचाने के कार्य में लग जाते हैं। जो बचे हुए लोग हैं वो जो इन परिस्थितियों में फंसे हैं उन सबको बचाने के कार्य में लग जाते हैं। माते को लगता है कि सरकार के द्वारा अगर ये परेशानियां उत्पन्न हुई हैं इस परियोजना के तहत, तो शायद हमें कोई मदद मिलेगी अथवा तो कोई मदद करने के लिए आएगा। लेकिन परिस्थितियां इससे बिल्कुल विपरीत उत्पन्न होती हैं। रेडियो के द्वारा ये समाचार दिया जाता है कि यहाँ पर जो भी क्षेत्र में पानी बहा है उस डूब क्षेत्र में पहले ही मुआवजा देकर लोगों को एक अलग ही स्थान पर रख दिया गया था, उनको यहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन वास्तविकता ये थी कि लोग वहीं पर फंसे हुए थे, पानी में फंसे हुए थे। लेकिन सरकार के द्वारा रेडियो में गलत जानकारी दी जाती है। तो माते जो है
वो बहुत ही परेशान हो जाता है और अपने रेडियो को वो फेंक देता है और कहता है, जिस शब्द का प्रयोग वीरेंद्र जैन ने किया है, जिस संवाद का, वही मैं यहाँ पर रख रही हूँ। माते कह रहे हैं, लाबरी है जा सरकार, महालाबरी, महाजूठी। और इस तरह अपने अपना जो दुख है वो व्यक्त करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। और एक प्रतीकात्मक चीज यहाँ पर वीरेंद्र जैन बताते हैं कि माते के मुंह में एक सुपारी जो है वो फंसी हुई है, उनकी डांठ में वो हमेशा फंसी ही रही। और सरकारी हवाई जहाज जो वहां पर आते हैं, उनके लिए चील गाड़ी शब्द का वीरेंद्र जैन प्रयोग करते हैं कि जब भी तबाही आती है तो सरकार के द्वारा ये चील गाड़ियां जो है वो उड़ाई जाती हैं। तो देखिए किस तरह प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं और वहां की जो स्थानीय भाषाएं हैं, उसका भी वो उपयोग करते हैं, स्थानीय बोलियों का वो उपयोग करते हुए अपनी बात जो है वो उपन्यास में रखते हैं। तो ये बातें जो विस्थापन की हैं वो सच में हमें एक अलग ही संवेदनाओं के घर में ले जाती हैं और हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि वही उपन्यास श्रेष्ठ है जिसे पढ़ने के बाद आप कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाए, कुछ नया विचार आपके मन में उत्पन्न हो, अपने हक को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर। तो इस प्रकार वीरेंद्र जैन ने विस्थापन की जो त्रासदी है उनको डूब उपन्यास में व्यक्त किया है। यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि न मात्र विस्थापन की त्रासदी, बल्कि कृषकों के साथ सरकार और साहूकार दोनों मिलकर किस तरह से आम लोगों को लूट रहे हैं, किस तरह की लूट मची है, इसका भी वास्तविक चित्रण जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो उन्होंने इन उपन्यासों में किया है। एक स्थान पर एक घटना उन्होंने बताई है कि अट्टू साव उनका पात्र है, डूब उपन्यास का एक पात्र है अट्टू साव, जो बहुत ही जागरूक पात्र है। वो उस गांव के किसानों को समझाता है, कहता है कि भाई आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाइए। मजदूरों को समझाने का प्रयास करता है और कहता है कि सरकार और साहूकार दोनों मिलकर आपको जिस तरह से लूट रहे हैं उसका आप विरोध कीजिए। तो अट्टू साहब की जो बातें हैं उसको सुनकर एक मजदूर जिसका नाम है घुमा, तो वो साहूकार के घर जाकर विरोध करता है, कहता है कि आप हमसे खेतों में मजदूरियां तो करवाते हैं, लेकिन उसकी मजदूरी आप हमें नकद कलदार में देते नहीं हैं। आप हमें नकद कलदार दीजिए, मतलब नकद रुपये दीजिए। तो उनको लगता है साहूकार को कि अरे ये तो हमारा विरोध करने लगा। तो साहूकार उनकी झोंपड़ियों में जाते हैं और लाठियों की बरसात उनके ऊपर बरसाई जाती है। एक के बाद एक झोपड़ियां अंदर जाते हैं और उनके जो हाड़ और मांस से बने हुए पिंजर जैसे शरीर हैं उनके ऊपर लाठियों की बौछारें पड़ती जाती हैं और मारने के बाद भी बाहर निकलकर उनकी झोंपड़ियों को वहां पर जलाया जाता है। और इस तरह से साहूकारों के द्वारा बता दिया जाता है कि देखिए आपके द्वारा अगर विरोध किया जाएगा तो आपका यही हाल होगा। तो यहाँ पर वीरेंद्र जैन बताते हैं कि प्रत्येक मजदूर को, प्रत्येक किसानों को जागरूक होने की जरूरत है, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार वीरेंद्र जैन ने न मात्र सामाजिक क्षेत्र बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी युग चेतना को हमारे सामने रखा है और लोगों को बताया है कि तनिक सोचिए कि आपकी जो स्थिति है उससे आप कैसे बाहर निकलेंगे। तो राजनेताओं के जो भ्रष्टाचार हैं, उनके भ्रष्टाचार, सरकारी नसबंदी का जो घिनौना और क्रूर अभियान है, उसका भी उन्होंने यहाँ पर निरूपण किया है कि किस तरह सरकार के द्वारा नसबंदी लोगों की करवाई जाती है और उस नसबंदी में हजारों व्यक्ति जो हैं वो मारे जाते हैं, लेकिन इससे सरकार को कोई फर्क पड़ता नहीं है।
तो सरकारी नसबंदी का जो घिनौना और क्रूर अभियान है, उसको भी यहाँ पर वीरेंद्र जैन ने अपने उपन्यास में उजागर करने का प्रयास किया है। पुलिस तंत्र जो है, उनका जो षड्यंत्र है, उनको भी यहाँ पर उन्होंने उजागर किया है। और उनका एक उपन्यास है सबसे बड़ा सिपहिया। इस उपन्यास में उन्होंने पुलिस तंत्र का जो भ्रष्टाचार है, उनकी जो गुंडैया, उनका जो व्यवहार है, उसको उन्होंने इस उपन्यास में व्यक्त किया है कि पुलिस का विरोध करेंगे तो आपका यही हाल होगा। और अंत में जब ये उपन्यास पूर्ण होता है ना, तो अंत में एक वाक्य वो बहुत ही सुंदर कहते हैं कि न लोग बड़ा न रुपया, न लोग बड़ा न रुपया, सबसे बड़ा सिपहिया। और इस प्रकार उन्होंने पुलिस तंत्र की जो लापरवाही है और उनके द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं, वो इस उपन्यास में उन्होंने उजागर किए हैं। उनका एक और उपन्यास है शब्दबद्ध। शब्दबद्ध में उन्होंने लेखकों का जो शोषण होता है प्रकाशन जगत में, उस शोषण को उन्होंने उजागर किया है और लेखकों को बताया है कि आप लिखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, और प्रकाशक बैठे बैठाए आपके लिखे हुए को प्रकाशित करता है और हजारों रुपये, लाखों रुपये वो कमाता रहता है। तनिक जागरूक होइए। और ये बात कहाँ से आई? उनको खुद प्रकाशन जगत के जो कड़वे अनुभव हुए थे, जो बुरे अनुभव हुए थे, उसी को उन्होंने इस उपन्यास में हमारे सामने रखा है। और लेखकों की जो बुरी स्थिति है, उनकी जो त्रासदी है, वो उन्होंने इस उपन्यास में हमें बताने का प्रयास किया है। उनका एक और उपन्यास है पंचनामा। पंचनामा उपन्यास में उन्होंने अनाथाश्रम में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ये बताया है। कि हम कहते हैं कि भाई चलो, अनाथ आश्रम के जो अध्यक्ष हैं, व्यक्ति हैं, वो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसका पर्दाफाश उन्होंने पंचनामा उपन्यास में किया है। कि कभी हमें अनाथ आश्रम में अचानक जाकर बच्चों की स्थिति का जो निरीक्षण है, अवलोकन है, वो भी करना चाहिए। और अनाथ आश्रम में एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर दे दूं। इस उपन्यास में एक बच्चा है जिसका नाम है अकलंक। तो जब बच्चे सुबह उठते हैं तो लाइन लगाई जाती है बालों में तेल डालने के लिए, और सभी लाइन में खड़े थे। एक बच्चा पीछे खड़ा था जिसका नाम है अकलंक। तो उसको पता नहीं था कि यहाँ का रिवाज क्या है, किस तरह से बालों में तेल डालना है। तो जब उसकी बारी आई तो उसने तेल की जो कटोरी है उसमें अपनी 5 उंगलियां डाल दी, और 5 उंगलियां डालकर तेल गिर न जाए इसलिए दूसरा हाथ उसने नीचे रख दिया और भरपूर मात्रा में तेल लिया और वो लगाने के लिए तैयार हुआ। तो पीछे से दूसरा व्यक्ति आता है और उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और 2-4 थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिए। अकलंक को पता नहीं चला कि आखिरकार उससे कौन सी गलती हो गई, क्योंकि वो तो मासूम बच्चा है, उसे तो इन सारी रीति नीतियों का कुछ पता नहीं है। उसने देखा था कि आगे के बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक उंगली डालते हैं और ऐसा अभिनय करते हैं जैसे कि बहुत सारा तेल आ गया हो उनकी उंगली में और बालों में डालते हैं। तो उसको ऐसा लगा कि शायद उन बच्चों को तेल से परहेज होगा और इसीलिए वो ऐसा करते होंगे। और जबकि अकलंक को तो तेल से कोई परहेज नहीं था और इसीलिए उसने अधिक मात्रा में लिया, तो उसका ये हाल हुआ। और बाद में उसे पता चला कि उसने अधिक तेल ले लिया था, इसी वजह से उसको मारा पीटा गया है और खाने के नाम पर भी उन्हें कुछ ठीक से मिलता नहीं है। तो इस तरह अनाथ आश्रम की जो बुराइयां हैं, जो वास्तविकता है अंदरूनी रूप से जो हो रहा है, उसको भी यहाँ पर हमारे सामने वीरेंद्र जैन ने रखने का प्रयास किया है। तो उनके सभी उपन्यास जो हैं वो सच्चाई से भरपूर हैं, यथार्थ से भरपूर हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि सभी व्यक्तियों को एक बार इनके उपन्यासों से अवगत होना चाहिए, ताकि हमारे समाज की जो संवेदना है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, उनसे हम अवगत हो पाए। न मात्र पढ़ना चाहिए
बल्कि एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि हमें भी हमारे आसपास जो परिस्थितियां हैं उसका हमें अवलोकन करना चाहिए। कहीं पर कोई बुराई दिखती है तो उसको हमें लिखने की आदत डालनी चाहिए, ताकि छोटी छोटी बातें जो हैं वो अन्य लोगों के सामने आए और उससे जो जागृति है वो समाज में उत्पन्न हो। तो अगर हम इसी तरह छोटी छोटी बातें लिखते रहेंगे तभी जाके समाज को एक उचित ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो समय अवधि को ध्यान में रखते हुए कुछ अधिक न कहते हुए मैं यहीं अपनी बात को विराम देती हूँ, अपना व्याख्यान पूर्ण करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत और बहुत सुंदर। आपने उपन्यासों के कथानकों के माध्यम से बखूबी उनकी रचनाओं को, उनके रचना कर्म को आपने समझाया। सही है, समाज में जो भी विसंगतियां हैं, विरूपताएं हैं, जब तक उनको साहित्यकार उजागर नहीं करेंगे, प्रकाश में लाएंगे नहीं, तब तक उनका निराकरण भी संभव नहीं है। जब तक आपकी बात सरकार तक पहुंचती नहीं है, उन परियोजनाओं की खामियां उनको बताई नहीं जाती हैं, तब तक उनका निदान भी संभव नहीं है। साहित्यकारों के लिए यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। उमा जी, मैं आपके व्याख्यान के दौरान एक चीज मेरे मन में आ रहा था, हाँ। मैं आपसे साझा करके जानना चाहता हूँ उस पर। आपने शुरुआत में कहा कि साहब वीरेंद्र जैन जी जिन परिस्थितियों से गुजरे थे, जिस दर्द को, समाज के जिन रूपों को उन्होंने देखा था, महसूस किया था, उस पर उन्होंने लिखा। एक जो समसामयिक स्थितियां हैं आज की, जो जैसे आपने युग की बात की, आज का जो काल है, आज का जो समय है, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियां हों, सामाजिक परिस्थितियां हों, उस पर लेखक लिखता है, कहानी, उपन्यास, सब कुछ। लेकिन वो काल बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। परिस्थितियां कोई फिक्स तो होती नहीं है, चाहे सामाजिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति हो, सब कुछ बदलता रहता है। कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनको हम कालजयी कहते हैं, ठीक है, मतलब जो क्लासिक हमारे लिटरेचर हैं, जिनको हम कालजयी मानते हैं। अब कालजयी के जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी मानदंड हैं, उन पे वो खरे उतरते हैं, तभी वो कालजयी हैं। तो ये जो दो स्थितियां हैं कि साहब आज का हम चित्रण कर रहे हैं, जो बदल जाता है बाद में, वैसे उपन्यास या कहानी या वैसे लिटरेचर, और एक ऐसा लिटरेचर जिसमें जो तत्व हैं वो यूनिवर्सल हैं, वो किसी कालखंड में बदलते नहीं हैं। तो ये दो जो ध्रुव हैं, इनके बीच में साहित्यकार या साहित्य को आप कैसे देखती हैं? देखिए, इसके लिए हम तीन अलग अलग बातों को ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रामायण, उसकी रचना आदिकाल में हुई है, रामायण की, लेकिन उसमें जो राम है उसका चित्रण पूरा किया गया है रामायण में, और उसका समय अलग है, उसकी कालावधि जो है वो अलग है, उसके रचनाकार अलग है, क्योंकि वहां की परिस्थिति अलग है। जैसे ही हम हिंदी साहित्य में या फिर समय में आते हैं मध्यकाल में, तो एक दूसरी रचना जो राम के ऊपर ही आधारित है, और वो है रामचरितमानस, तुलसीदास के द्वारा रचित। उसमें भी राम का आलेखन है, लेकिन समय जो है वो मध्यकाल का है, वो बदला हुआ है। आधुनिक काल में उसी पैरेलल बात को आगे ले जाए तो आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त की एक रचना हमारे सामने आती है, और वो है साकेत। ये तीनों जो है वो राम को लेकर ही जो है वो चित्रित हैं, लेकिन समय और परिस्थितियां तीनों में अलग अलग हैं, और परिस्थितियां, समय
प्रवृत्तियां, समस्याएं तीनों में अलग अलग हैं, तो तीनों के जो राम हैं वो हमें अलग अलग दिखते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त साकेत में अगर आप मैथिली शरण गुप्त के राम को हम देखते हैं तो उसमें मैथिली शरण गुप्त ने राम के मुख से कहलवाया है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया हूँ, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। तो उसमें जो आधुनिकता बोध मिलता है और जो बात हमारे सामने रखी गई है कि राम जो है वो न मात्र परमेश्वर है बल्कि हमारे बीच के ही एक व्यक्ति हैं, पर ऐसा कहते हुए वो हमारे सामने ये बात रखते हैं। मतलब कुछ कृतियां जो हैं वो एवरग्रीन कही जाती हैं कि समय बदलता है लेकिन फिर भी उसमें जो संदर्भ दिए गए हैं वो हर एक युग में चाहे कितने भी साल क्यों न व्यतीत हो, तो वो जो बातें हैं वो कभी हम भूल पाते नहीं हैं, वो आज के संदर्भ में हमें आधुनिक लगती हैं। जब साहित्यकार लिखे तो उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो समस्या उठा रहा है वो समस्या चाहे कितने भी साल क्यों न व्यतीत हो, वो समस्या जो है उसका समाधान प्रत्येक वर्ष के व्यक्ति जो है उसको कहीं ना कहीं उसमें मिल जाना चाहिए। तो जब साहित्यकार लिखे तो उसे कम समय में चलो समस्या आई और चली गई, ऐसी कृति लिखकर सामान्य कृतियां नहीं लिखनी है। जब लिखे तो एक बड़ा उद्देश्य जो है वो हमें केंद्र में रखना चाहिए, है ना, ताकि वो कृति जो है वो कालजयी हो और प्रत्येक युग के व्यक्ति उसे पढ़े तो भी उसे ऐसा लगे कि हाँ आज की समस्या मेरी भी यही है। आज भी रामायण जो है उसको हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि उसमें हमारी समस्या भी है और उसके समाधान भी मिल जाते हैं, ठीक है। फिर वही बात रामचरितमानस भले ही अलग युग में लिखी गई है लेकिन उसके जो मूल्य हैं, जो विचारधाराएं हैं वो भी हम आज पढ़े तो भी हमें ये लगता है कि वो हमारे साथ जुड़ पाई हैं, है ना। फिर उसी तरह एक और उदाहरण मैं दूं तो धनुषभंग किशोर काबरा जी का खंड काव्य है, उसको लिखे हुए बहुत साल हो गए हैं लेकिन आज भी धनुषभंग हम पढ़े तो वर्तमान की हमारी आज की 2025 की स्थिति पर वो ठीक बैठता है क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा और विस्तृत है। और आज हम देख रहे हैं 2025 में पूरा भारत या तो पूरा विश्व जो है वो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर आकर बैठ गया है कि कब तीसरा विश्व युद्ध हो। हर एक देश तो जगड़ तो रहे ही है अंदर ही अंदर, है ना, कि अधिक अगर हो गया तो पता नहीं पूरे विश्व का क्या होगा। लेकिन आज हम धनुषभंग पढ़े किशोर काबरा जी का 2025 में तो वो हमें जो आज के संदर्भ में आधुनिक बोध देता है, आज की समस्या से वो जोड़ता है हमें। तो लेखक को इस बात का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा जब वो लिखे तो कि उसका जो साहित्य है वो स्तरीय होना चाहिए, निम्न नहीं, कम समय वाला नहीं, ताकि अधिक से अधिक पाठक, प्रत्येक युग के पाठक उसमें से कोई न कोई बोध जो है वो ले पाए। तो अब ये लेखक को ही ध्यान में रखना होगा, उसकी ये जिम्मेदारी रहेगी। और मतलब लेखक मतलब और कोई नहीं है, मैं और आप, हम सभी हैं। हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम कितना श्रेष्ठ दे, वरना आजकल तो वो छोटी छोटी कविताएं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हम देखते हैं कि रखी जाती हैं, साहित्य रखा जाता है और चलो हम कवि बन गए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। लिखे लेकिन इतना श्रेष्ठ लिखे कि वो कालजयी कृति जो है वो हमारी साबित हो। तो दोनों अलग अलग पहलू हैं। लेखक को केंद्र में रखना पड़ेगा कि किस तरह से वो श्रेष्ठता और उदात्त बातों को केंद्र में रखकर वो लिखे। सरिता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय डॉक्टर उमा जी को बहुत बधाई और साधुवाद देती हूँ कि आपने वीरेंद्र जैन जी के उपन्यासों में युग चेतना इस विषय पर जो है अपनी बात विस्तार से रखी। वीरेंद्र जैन जी मतलब जितना उनका विस्तृत रचना संसार है और जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में उन्होंने उसे रचा
जितनी उन्हें ख्याति मिलनी चाहिए थी उतनी हिंदी साहित्य में मिली नहीं, मेरा ऐसा मानना है। बहुत कम लोग, ये माइक किसी का ओपन है तो मैं बीच में भी बोलना चाह रही थी, जब उमा जी बोल रही थी तो पीछे से आवाजें आ रही है, कृपया एक बार सभी बंद कर लें। तो जैसा आपने अवधेश जी ने कहा कि जो दो स्थितियां उन्होंने बताई कि एक तो होती है कालजयी कृति, एक समसामयिक कृति जो उसी समय पढ़ करके लोग उसको भुला देते हैं, ऐसा। तो ऐसा इस जो उपन्यास, खासकर आपने जो डूब उपन्यास की बात की, मैं उसी पे ही बात कर रही हूँ कि ये जो डूब उपन्यास है वो किसान जीवन की त्रासदी और उनके कटु अनुभवों से जो है पुष्पा वर्मा जी, पुष्पा मैम आपका माइक ऑन है, इसकी वजह हाँ, से। प्लीज माइक ऑफ कर लें, बहुत पीछे से आवाज आ रही है। तो उससे ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें मैं सिर्फ एक बात यहाँ बताना चाहूंगी कि ये जो उपन्यास है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही कालजयी है, क्योंकि किसानों की समस्याएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। वो चाहे जो है अंग्रेजों के काल में थी तब भी थी, आज भी उसी तरह से है। इस उपन्यास में विशेष रूप से एक बात का जो है जिक्र मैं करना चाहूंगी कि यहाँ पर जो विशेष पात्र आपने बताया, माते, जो उनका सरपंच या उस गांव का जो विशेष व्यक्ति था, उसने जो कहा कि मनुष्य में अपार शक्ति है, इसीलिए बेमौसम बेफसल का गेहूं बोते हैं, वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। प्रकृति से भी लोहा ले सकता है किसान। अपनी शक्ति का, अपनी पहचान का याद दिलाने का दिन होता है वह। ये डूब का उपन्यास 117 नंबर पेज पर ये बात लिखी हुई है। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जो लिखी है कि बिना ये जाने कि अपनी जमीन और जन्मभूमि छोड़ने का दर्द क्या होता है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ताज्जुब की बात तो ये है कि ये सब तय हुआ कब, हमसे बिना पूछे हमारी तबाही का फैसला ले लिया। ऐसा तो डाकू भी नहीं करते। वो लोग भी जो हैं अमीरों को सताते हैं पर हमारा धन नहीं लूटते, और वो गरीबों को कभी नहीं सताते, दीनों को नहीं सताते हैं। तो जब अंग्रेजी राज था तब भी हमें यही समस्याएं सहन करनी पड़ती थी, तब भी किसान को उसी तरह सताया जाता था, और आज कहने को प्रजातंत्र है लेकिन समस्याएं वही की वही हैं। राज बदल गया है लेकिन किसान की समस्या तो नहीं बदली, उसकी बात तो कहीं नहीं सुनी जा रही। और उसका दूसरा उदाहरण ये तो समझ लीजिए कि उपन्यास की बात है, टिहरी बांध जो बना, हम सब जानते हैं उसकी त्रासदी के बारे में। आज तक उसकी डूब में जितने गांव आए वो विस्थापितों का जीवन जी रहे हैं। और मैंने जो दूसरा एक उपन्यास, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसके बारे में जो पढ़ा कि उनको मतलब मजबूरी में ऐसे ऐसे काम जो करने पड़ रहे हैं जो एक इंसान के लिए नैतिक तो बिल्कुल नहीं कहे जा सकते, अनैतिक, पेट भरने के लिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है? पेट भरने की समस्या। तो ये जो आपने विस्तृत रूप से जो उनके उपन्यासों पर जो युग चेतना की बात कही, आपने कहा सबसे बड़ा सिपहिया, तो आज भी वही है भाई, डंडा सिपाही का ही चलता है। आज भी वो चेतना, युग चेतना बदली नहीं है, वही की वही स्थितियां हैं। जो कमजोर है उस पर शक्तिशाली अपना डंडा आज भी चला रहा है, और सिपाही की बात तो सर्वविदित है। चाहे एक छोटे से छोटे खोमचा लगाने वाला आदमी है, उससे भी वो शाम को हफ्ता मांगने आ जाता है, चाहे उसकी कमाई हो या ना हो। और अगर वो नहीं मानता है तो उसका सामान पूरा सड़क पे बिखेर देता है और उसको कोई बोलने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि स्थितियां बदल गई है, राज बदल गया है, लेकिन किसान और गरीब और मजदूर के लिए स्थितियां आज भी वही की वही हैं। तो वीरेंद्र जैन जी के उपन्यासों में जो ये युग चेतना की बात आपने जो कही, वो अक्षर से सत्य है, और आज भी वो स्थितियां बदली नहीं हैं। तो मेरी दृष्टि में आज भी जो उनके उपन्यास हैं वो कालजयी हैं, और आगे भी स्थितियां कमोबेश ऐसी ही रहेंगी, ज्यादा नहीं बदलेंगी। कमजोर और शोषक और शासित की बात जब हम करते हैं तो वो बात हमेशा ही एक जैसी ही रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका और आदरणीय अवधेश जी आपका कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। सादर प्रणाम। धन्यवाद सरिता जी। जी, आशा जी धन्यवाद। सामने आइए। आशा जी सामने आइए, कहाँ गई?
आशा जी का वीडियो ऑफ है, शायद नहीं है पटल पर। नहीं है? वीडियो तो ऑफ बता रहा है उनका। हाँ, वीडियो तो। हाँ, आशा जी, गुप्ता जी आपको आवाज दे रहे हैं। चलिए, और किसी की कोई टिप्पणी? उसके बाद फिर हम लोग ये प्रथम सत्र समाप्त करेंगे। अध्यक्ष टिप्पणी लेंगे अवधेश भाई। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई और है तो आप बात कर लीजिए, फिर अध्यक्ष टिप्पणी की ओर मुड़ेंगे। कोई नहीं, चलिए। तृप्ति जी, शिल्पी जी, कोई बोलना चाह रहा है तो बताइए। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, चलिए, मतलब कोई नहीं है। आगे बढ़िए। अब हम इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय पुष्पा वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी दें इस प्रथम सत्र के बारे में। आदरणीय पुष्पा वर्मा जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही। जी 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 जी। उमेश जी ने अत्यंत ही सारगर्भित वाक्यों में वीरेंद्र जैन जी का परिचय दिया है, और उमा मेहता जी के का क्या कहने, उन्होंने बहुत सी बातें बताई है, और गांव वालों की जीवनी और अब अपने जीवन की छाया और छायावादी युग के उपन्यास और ग्रामीण अवस्था की समस्याओं का अत्यंत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से वर्णन किया गया है इन उपन्यासों में। गांवों के बाहर और बांध बनने की सुंदर के गांव वालों को जो खुशी हुई, वह खुशी उनके घर खेत वगैरह छीने जाने पर वह खुशी दुखों के सागर में डूब गई। और भी कई अन्य उपन्यासों में जैन जी ने उनको गांव वालों को विरोध करने की शक्ति भी गांव वालों को दी है। अनाथ आश्रम में भी उनकी बच्चों की नियति का वर्णन किया है, वो अत्यंत ही सारगर्भित है। और मैं ऐसे व्यक्तित्व को नमन करती हूँ। वीरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई, और उमा मेहता जी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने सारगर्भित अत्यंत सुरुचिपूर्ण ढंग से उपन्यासों का और वीरेंद्र जैन जी का वर्णन किया है। धन्यवाद। हाँ मीना जी, अब आगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश भाई इस सत्र के संचालन के लिए। और पुनः एक बार डॉक्टर उमा जी मेहता अहमदाबाद, आपने पटल पर उपस्थिति देकर हमें बहुत ही अच्छे ढंग से आदरणीय वीरेंद्र जी जैन के संदर्भ में और उनके रचना साहित्य संसार के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई है। निश्चित रूप से हमारी भी उत्कंठा हो रही है कि हम उनके रचनाओं को पढ़ें, और खासकर को भी जरूर डूब कर पढ़े, ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं पटल पर आप आगे बने रहें और आगे की काव्य गोष्ठी का भी आनंद लीजिए। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी दायमा, इनसे हम निवेदन करते हैं कवि गोष्ठी सत्र की अध्यक्षता कृपया आप स्वीकार करें। दायमा जी। जी प्रणाम। प्रणाम सर। स्वीकार है। काव्य गोष्ठी का आरंभ कर लेते हैं। मैं सबसे प्रथम आज हमारी आदरणीय प्रियंका जी वाजपेयी, इनसे निवेदन करूंगी काव्य पाठ के लिए कृपया आगे आएं। प्रियंका जी। धन्यवाद मैडम। मंच को नमन, आप सबको मेरा अभिनंदन। आज की मेरी कविता का शीर्षक है जो अहमदाबाद में अभी जो विमान दुर्घटना हुई उसमें जो मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उन बच्चों के लिए एक आशुपूर्णित श्रद्धांजलि है। प्रियंका जी अपना कैमरा का एंगल